चलिए आज बात करते हैं प्रिंट क्रांति की। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक सदियों पुरानी तकनीक ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को बनाया। क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां छपे हुए शब्द ही ना हो? मतलब ना कोई किताब, ना कोई अखबार, यहां तक कि कैलेंडर, पोस्टर या डायरी भी नहीं। सोचकर भी अजीब लगता है ना। प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले ज्ञान की दुनिया का नजारा भई कुछ ऐसा था। ये 16वीं सदी की एक शाही वर्कशॉप की तस्वीर है, जहां हर किताब को बड़ी मेहनत से एक एक अक्षर हाथ से लिखा और सजाया जाता था। अंदाजा लगाइए तब ज्ञान कितना दुर्लभ, कितना कीमती रहा होगा, और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के ही बस में था। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां छपाई नहीं थी, एक ऐसा युग जिसे हम लिपिकों का युग कह सकते हैं। लेकिन फिर एक बदलाव की आहट सुनाई दी, और पहली छपी हुई किताबों का जो आइडिया था वो पूरब में, यानी पूर्वी एशिया में पैदा हुआ। ये सब शुरू हुआ चीन में, लगभग 594 ईस्वी में, हाथ से छपाई की एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तकनीक के साथ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मतलब एक लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाई और फिर उस पर कागज को रगड़ दिया। कागज इतना नाजुक होता था कि सिर्फ एक ही तरफ छपाई हो पाती थी। फिर इन पतली शीट्स को मोड़कर एक खास तरह की अकॉर्डियन बुक बना दी जाती। और ये देखिए इस तकनीक का एक शानदार नमूना। ये डायमंड सूत्र का एक पन्ना है जो 868 ईस्वी में छपा था। जानते हैं ये क्या है? ये दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब है जिस पर तारीख लिखी है। और ये ज्ञान सिर्फ चीन तक ही नहीं रुका, बौद्ध मिशनरियों ने इस तकनीक को जापान तक भी पहुंचाया। शुरू में तो चीन में प्रिंट का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामों के लिए होता था, जैसे सिविल सर्विस की परीक्षाओं के लिए किताबें छापना। लेकिन 17वीं सदी आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। व्यापारी अपने काम की जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और आम लोग कहानियां, कविताएं और नाटक पढ़ रहे थे। कमाल की बात तो यह है कि महिलाएं भी अपनी रचनाएं छपवा रही थीं। अब कहानी सिल्क रोड से होते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ती है, जहां गुटेनबर्ग एक ऐसा गेम चेंजर लाने वाले थे जो यूरोप में एक बहुत बड़ी कामयाबी बनने वाला था। पर देखिए, ये क्रांति कोई एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 11वीं सदी में चीन का कागज यूरोप पहुंचा। फिर 1295 में मार्को पोलो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर लौटे। 1400 के दशक की शुरुआत में यूरोप में ताश के पत्तों जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल होने लगा था। और फिर 1430 के दशक में जर्मनी में योहान गुटेनबर्ग ने वो कर दिखाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो गुटेनबर्ग का असली कमाल क्या था? उन्होंने एक वाइन या जैतून की प्रेस से स्क्रू का आइडिया लिया और उसे एक और शानदार चीज के साथ जोड़ दिया, मूवेबल मेटल टाइप, यानी धातु के अलग अलग अक्षर जिन्हें जोड़ा और तोड़ा जा सकता था। बस यही वो कॉम्बिनेशन था जिसने किताबों के मास प्रोडक्शन को मुमकिन कर दिया। और यहीं से शुरू हुई वो प्रिंट क्रांति जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और इसके नतीजे, यकीन मानिए, होश उड़ा देने वाले थे। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के सिर्फ 50 साल के अंदर 1450 से 1550 के बीच यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ छपी हुई किताबें आ चुकी थीं। 2 करोड़! और ये तो बस ट्रेलर था। एक सदी बाद 16वीं सदी में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 20 करोड़ हो गया। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर आया था। इस क्रांति के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे मार्टिन लूथर। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये ईश्वर का सबसे बड़ा और परम उपहार है। और वो ऐसा क्यों ना कहते? प्रिंट की वजह से ही उनके विचार जंगल की आग की तरह फैले, इतनी तेजी से कि अधिकारियों ने दबा ही नहीं पाए, और इसी ने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को हवा दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई इस बदलाव के लिए जश्न मना रहा था। समाज, कह सकते हैं, 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ लोग प्रेस को स्वर्ग से उतरा एक दिव्य तोहफा मान रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को डर था कि ये तो अराजकता और अधार्मिक विचारों की जड़ है, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, जहां कंकाल एक प्रिंटिंग की दुकान पर कब्जा कर रहे हैं। चलिए अब इस कहानी का सफर भारत की ओर ले चलते हैं, जहां प्रिंट का आना एक नया ही अध्याय लिखने वाला था। भारत की अपनी एक बहुत पुरानी और खूबसूरत परंपरा थी हाथ से लिखी पांडुलिपियों की। ये कला के बेहतरीन नमूने तो थे, लेकिन बहुत महंगे और नाजुक भी। फिर 16वीं सदी के बीच में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ एक नई तकनीक भारत आई। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा पहुंचा।
और भारत पर प्रिंट का असर वाकई बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने धर्म और समाज सुधार पर सार्वजनिक बहसों को हवा दी, अलग अलग समुदायों को एक दूसरे से जोड़ा और एक पैन इंडियन पहचान बनाने में मदद की। ये राष्ट्रवादी आंदोलनों का एक ताकतवर हथियार बना और सबसे अहम बात, इसने महिलाओं और निचली जातियों के सुधारकों की आवाज को एक जबरदस्त मंच दिया। ये बदलाव सिर्फ बड़े सामाजिक स्तर पर नहीं हो रहा था, ये लोगों की जिंदगी को निजी तौर पर भी छू रहा था। एक तमिल उपन्यास का ये पात्र कहता है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशी किताबों से मिली है। सोचिए, सामाजिक बंधनों में जकड़ी महिलाओं के लिए पढ़ना एक तरह की आजादी थी, खुशी का एक बिल्कुल नया जरिया। लेकिन जब भी समाज में बड़े बदलाव आते हैं तो एक डर भी पैदा होता है ना? उस समय की लोकप्रिय कला में ये चिंता साफ दिखती है। ये वुडकट्स बदलते हुए पारिवारिक और लैंगिक भूमिकाओं के डर को दिखाते हैं, जिनमें कभी महिलाओं को अपने पतियों पर हावी होते हुए दिखाया गया है तो कभी पुरुषों को जनानी भूमिकाओं में। और यही सब हमें ले आता है प्रिंट की कभी ना खत्म होने वाली ताकत पर, और उस दौर पर जिसे हम पहला सूचना युग कह सकते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। कमाल की बात है कि इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। एक तरफ है प्रिंट क्रांति और दूसरी तरफ हमारी आज की डिजिटल क्रांति। दोनों ने ज्ञान तक पहुंच को आम बनाया, सामाजिक बदलावों को गति दी और सत्ता को चुनौती दी। और हां, दोनों ने ही समाज में एक नई तरह की चिंता को भी जन्म दिया। तब धर्म विरोध और असहमति का डर था, और आज गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन का। तो आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर प्रिंट ने हमारी आधुनिक दुनिया बनाई, तो आज का हमारा ये डिजिटल मीडिया कौन सी दुनिया गढ़ रहा है?